Welcome back to the new episode of नजरिया द विजन। रमज़ान मुबारक। रोज़ा सिर्फ एक मजहबी इबादत नहीं बल्कि एक जहनी, रूहानी और जिस्मानी तरबियत का मुकम्मल निज़ाम है। रोज़ा सुबह सादिक से मगरिब तक सिर्फ खाना पीना छोड़ने का अमल नहीं बल्कि एक अंदरूनी बदन सफाई का भी हिस्सा है जो हमारी सेहत को बेहतर बनाता है। जदीद साइंस भी इसके फ़ायदे तस्लीम करती है। 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी ने ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट समझाया, एक ऐसा कुदरती प्रोसेस जिसमें हमारा जिस्म पुरानी, कमज़ोर और बेकार सेल्स को ख़त्म करके नए और सेहतमंद सेल्स बनाता है। रोज़ा इस प्रोसेस को तेज़ी से एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से जिस्म डिटॉक्सिफाई होता है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और हत्ता कि कैंसर जैसे अमराज से हिफाजत में मदद मिलती है। लेकिन हम अगर रमज़ान के इस शिफा बख्श निज़ाम का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सिर्फ रोज़ा रखना काफ़ी नहीं बल्कि सहरी और इफ्तार के इंतखाब को भी बेहतर बनाना होगा। यानी रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तबीयत और ज़िंदगी संवारने का तोहफा है। आज के एपिसोड में हम और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोज़ा हमारी रूह और जिस्म दोनों को निखारता है और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल का हिस्सा बन सकता है। तो हम रमजान में फास्ट रखते हैं, रोजे रखते हैं और इससे हमारी हेल्थ पर क्या बेनिफिट है और चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं और हमें अपना जो रूटीन है वो कैसे रखना चाहिए। तो इस बारे में हम सर से बात करते हैं कि आखिर रूटीन रमजान का कैसा होना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो सर रमजान मुबारक आप सबको। आपको और रमजान के लिए कुरान शरीफ में सूरह बकरा में वर्स नंबर 185 में अल्लाह ने कहा कि ये रमजान का महीना तुम्हें गाइडेंस देने के लिए आ रहा है और इसमें चांद देखने के बाद से तुम्हें रोजे रखने हैं 1 महीने के। कोई मुसाफिर हो या कोई बीमार हो तो उसके लिए वो बाद में रोजा रख सकता है, उसकी गिनती पूरी कर ले। ये है वो अल्लाह ने बताई है क्या हराम है क्या हलाल है। लेकिन रोजे में जो हलाल चीजें हैं उन्हें भी हराम किया गया है रोजे के दरमियान खाने पीने और किसी चीज पे यूज करने के लिए। तो रमजान जब आया तो रमजान का हमें फायदा उठाना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी रमजान के बाद अच्छी हो जाए, रमजान से जो उसके पहले हमारे रूटीन खराब थे तो वो ठीक हो जाए। होता ये है कि रमजान के अलावा लोग दिन भर खाना खाते हैं, सोते नहीं होना चाहिए क्योंकि जब वो सूरज निकलता है उस वक्त से हमारा जो मैदा होता है, एपेटाइट होता है, वो काम करना अच्छा शुरू करता है और जितनी देर तक सूरज रहता है शाम तक हमारा मैदा अच्छा काम करता रहता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम करता रहता है। डाइजेशन सिस्टम जब रात हो जाती है तो काम करना कम कर देता है। लेकिन यहाँ पर रमजान में उल्टा हो जाता है। रमजान में क्या होता है कि हमें दिन में नहीं खाना होता, रात में हम खाना खा सकते हैं। तो हमें इसका फायदा कैसे उठाना, हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि रमजान शुरू होता है तो आमतौर से लोगों का हाजमा खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि आम दिनों का रूटीन जो होता है वो रमजान में नहीं रह पाता, चेंज हो जाता है। तो उसको देखते हुए हम क्या कर सकते हैं। तो रमजान आमतौर से 3 पार्ट में बांटा जाता है, पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। 10-10 दिनों का 3 अशरा होता है। पहले जो इनिशियल स्टेज होता है तो इनिशियल एपेटाइजेशन में होता है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 10 डेज जो अशरा इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस इनिशियल चैलेंजेस सच एज हंगर लगेगी, प्यास लगेगी, थकान होगी। ये एडजस्ट करने में पहला अशरा जाता है और इसमें आपको हाइड्रेशन इंप्रूव करने की जरूरत होती है। इनिशियल चैलेंजेस, पानी की कमी हो जाती है, उसे दूर करने की जरूरत होती है। तो पहला अशरा हमें एडजस्ट करने में हो सकता है। तो ठीक है, अगर कोई तकलीफ भी परेशानी भी है तो पहले हफ्ते में हम उसे रूटीन में ले आए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा अशरा होता है
11 तारीख से 30 तारीख तक वो शुरू होता है, शुरू होके खत्म होता है। उसमें हमारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है बाय सेकेंड अशरा। तो मेनी पीपल रिपोर्ट इंक्रीज मेंटल क्लैरिटी। तो मेंटल क्लैरिटी उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। हमने आपको एक एपिसोड में बताया भी था कि किस तरह से ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद इसी अशरे में इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेटर हो जाती है, कंटिन्यूड फास्टिंग और ब्लड शुगर कंट्रोल। और इसमें ये होता है कि डायबिटीज का जो रिस्क होता है वो भी कम हो जाता है, सेकेंड अशरा। अब तीसरा जो अशरा है वो फाइनल अशरा 21 से शुरू होता है, 29 या 30 तक जो चलता है। इसमें डिटॉक्सिफाइड हो जाती है, डिटॉक्स होता है, डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो डीपर हो जाता है। जो लोग इसमें तीसरे अशरे में पहुंचते पहुंचते उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिज्म, ये सब उसका ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाता है। एक नोटेबल साइंटिस्ट है जापान के, योशिनोरी ओहिसुमी, इन्हें 2016 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज इनको मिला था कि इन्होंने डिस्कवरी की थी मैकेनिज्म की, उस मैकेनिज्म की जो ऑटोफेजी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ऑटोफेजी सिस्टम का मतलब होता है कि जो बॉडी में सेल्स होती हैं, सारे सेल्स से ही बना हुई पूरी बॉडी होती है, सेल्स हमेशा बढ़ती रहती है। अब ऑटोफेजी सिस्टम जब एक्टिवेट होता है बॉडी में, तो जो सेल्स होती हैं इनएक्टिव हो जाती हैं। जो सेल्स काम की नहीं होती है उन्हें वो डीएक्टिवेट करता है। इस डीएक्टिवेट करने वाले सिस्टम को, मैकेनिज्म को कहते हैं ऑटोफेजी सिस्टम। इससे इन्होंने ऑटोफेजी सिस्टम का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो मैकेनिज्म इजाद किया ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने का, तो इन्होंने बताया कि हम अगर दिन भर में 12-14 घंटे लगातार भूखे और प्यासे रहते हैं, खासतौर से भूखे रहते हैं, तो जब बॉडी भूखी रहती है तो जो भी हमने खाया हजम होने के बाद क्या रह रहे हैं, तो बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड स्टफ्स हैं, जो कि वेस्ट आइटम्स हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो गए हैं और वो बीमारियों को पैदा करते हैं। यहाँ तक कि कैंसर भी इसी तरह होता है। कैंसर की सेल्स जब होती है, जब वो अनकंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाती है, हर सेल बढ़ती है तो कैंसर सेल और बढ़ती है, वो बढ़ती जाती है। और जो ऑटोफेजी सिस्टम हमारे बॉडी का होता है, वो जब एक्टिवेट रहता है तो वो जो एक्सेसिव सेल्स होती हैं उसे वो इनएक्टिव करता जाता है, डिस्ट्रॉय करता जाता है। अब जब हमारे खराब रूटीन, अनियमित खान पान और इन सब चीजों की वजह से जब हमारा ऑटोफेजी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, तो फिर ये सेल्स जो अननेसेसरी सेल्स हमारे बॉडी में इकट्ठा हो रही है, वो किसी न किसी बीमारी की तरफ उसे ले जाती। इसकी इंतहा है कैंसर हो सकता है, और कैंसर को ठीक भी किया जा सकता है ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट करके। ये साइंटिस्ट योशिनोरी जापान के थे, उन्होंने ये बताया। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाते हुए लोगों को तजवीज किया, अपने क्लाइंट्स, पेशेंट्स को, कि 12 घंटे का वो फास्ट करते, रात में जब सोते हैं वो 8 बजे या 6 बजे के बाद से खाना खाना बंद करते, और सुबह 8 बजे तक वो कुछ खाए पिए नहीं, तो 14 घंटे की फास्टिंग हो गई उनकी। तो उससे ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, और इस पे बहुत सारे लोग काम अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर रमजान का हम इस पर फायदा लेना चाहें, तो इस मैकेनिज्म इफेक्टिवनेस को डबल किया जा सकता है। डबल कैसे किया जा सकता है? मैंने आपको शुरू में बताया कि दिन भर जब सूरज रहता है, धूप निकली रहती है या धूप नहीं भी रहती, सूरज रहता है, तो हमारा जो एपेटाइट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत अच्छा काम करता है जी। तो जब वो बहुत अच्छा काम करता है, तो उस वक्त अगर हमने रोजा रखा, तो जो हमने अभी खाया पिया है
जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत तेजी के साथ डाइजेस्ट होता है दिन में, तो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है खाना। जो हमने शाम में खाया, सुबह सहरी में हमने खाया खाना, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ऑटोफेजी सिस्टम जल्दी एक्टिवेट हो। ओके। फिर जब हमने दिन भर खाना खाने के बाद रात में जब हमने रोजा रख लिया, जैसे रोजा लोग बता रहे हैं ये योशी नोडी के थीसिस के हिसाब से कि रात में रोजा रख लीजिए, रात में रोजा रख लीजिए तो भी उसको ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, बिल्कुल एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन जो हमने दिन भर खाना खाया है वो रात में तो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो वो जो ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट करने का मौका उसको बहुत कम मिलेगा। लेकिन यहाँ दिन में क्या होगा कि सुबह से हम यहाँ पर सहरी करते हैं, जब सूरज के आने की इंफॉर्मेशन होने के पहले हम सहरी खाना बंद करते हैं। तो सहरी खाना बंद किया तो उसके बाद तो मैक्सिमम मैं भी बताता हूँ कि कौन कौन से फूड्स जो होते हैं वो कितने कितने दिनों कितने घंटे स्टमक में रहते हैं, कितने देर में वो रिमूव होते हैं वहां से, फिर इंटेस्टाइन में कितने देर रहते हैं। तो ये जल्दी जल्दी काम करता है दिन में, तो हमारे पास ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट करने का वक्त ज्यादा मिल जाता है रोजे में, उसमें भी फायदा होता है। लेकिन उसमें रात में हम रोजा रख रहे हैं तो वो कम फायदा मिलेगा, दिन में ज्यादा फायदा मिलेगा। इसको समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है, रूटीन को समझने के लिए, कि रमजान में क्या रूटीन लिया जाए जिससे कि ऑटोफेजी सिस्टम अच्छी तरह से मेंटेन हो सके, और हमारी जो बहुत दिनों से बीमारियां इकट्ठा है बॉडी में, वेट इकट्ठा है बॉडी में, जो अननेसेसरी फूड स्टफ्स, सड़े गली चीजें हमारे बॉडी में एक्युमुलेटेड है, इकट्ठा है, उन्हें कैसे ठीक करें। इन सबको जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से फूड्स स्टमक में कितनी देर रहते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन मतलब वो रिमूव होने तक, बॉडी से निकलने तक जो फूड स्टफ होता है वो कितनी देर रहता है। इस रमजान पीरियड में हमें सबसे ज्यादा किन चीजों को मतलब खाना चाहिए? मैं पूरा रूटीन आपको बताऊंगा आखिर में, उसके पहले जो मैं बातें बता रहा हूँ उससे आप खुद नतीजे पे पहुंच सकती हैं कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। देखिए, जो फूड डाइजेस्ट होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ फूड स्टफ क्या है, वो सॉलिड है या लिक्विड है, मतलब वो, और इंडिविजुअल मेटाबॉलिज्म पर भी बहुत सारा दारोमदार है कि वो क्या है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है उसकी, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर से पानी से हम शुरू करते हैं। पानी जो स्टमक में रहता है वो 10 to 20 मिनट्स रहता है, और यूरिनल ब्लैडर तक पहुंचने में उसको 29 मिनट्स लगता है। प्रोसेस होने में पूरा प्रोसेस होने में 29 मिनट लगता है। स्टमक में रहता है 10 to 20 मिनट। स्टमक में अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि स्टमक जब खाली होता है तो बॉडी को तो बॉडी फिर ढूंढती है खाना, तो वो फूड स्टफ जब ढूंढती है तो फिर उससे हम ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट करवा सकते हैं, जो एक्युमुलेटेड स्टफ निकालती है। अच्छा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो पानी के बाद सबसे जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीजें हैं वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फूड्स, या लाइट स्टीम वेजिटेबल्स या लाइट कुक्ड वेजिटेबल्स। ये सब अगर आप हेवीली कुक्ड किया है तो फिर उसकी तासीर बदल जाती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आमतौर से जो रहता है स्टमक में वो 30 मिनट्स टू 1 आवर, उसके बाद वो स्टमक से निकल जाता है। प्रोटीन्स का मतलब होता है कि प्रोटीन्स में मीट, फिश, दालें और पोल्ट्री आइटम्स ये सब शामिल होते हैं। ये स्टमक में रहता है 2 to 3 आवर्स, 2 से 3। अच्छा, ये सारी चीजें जो रहती हैं स्टमक में आधे घंटे से 1 घंटे या 2 से 3 घंटे, डिपेंड करती है कि आपने पहला प्रोसेस कैसा किया। पहले क्या चीज खाई? पहला प्रोसेस का मतलब जो आपने उसको इनहेल किया है तो अच्छी तरह से आपने चबा के उसको इनहेल किया है कि नहीं। अगर आपने अच्छा किया है तो ये इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आपने पहले ही से यहाँ पर एक तो जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा, तो स्लाइवा में होता है इंक्लाइन, तो स्लाइवरली मिक्स फूड जब अंदर जाता है क्योंकि अंदर एसिड होते हैं, एसिड और ये जो एल्कलाइन होता है मिलकर न्यूट्रल बनता है। तो अगर आपको अपने पेट के अंदर शांति चाहिए तो एल्कलाइन ज्यादा जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से चबाया है तो 2 फायदा है, एक तो
जो फूड स्टफ है वो पूरी तरह से गल जाएगा, यहाँ पर जितना हो सकेगा कट जाएगा, फट जाएगा, ये सब हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें सलाइवा ज्यादा मिक्स हो जाएगा, तो वो दोनों फायदा करेगा। तो अगर ये हो जाता है, पानी में भी इसी तरह से पानी भी सिप सिप करके पीना है, पानी भी और खाना भी अगर आपने अच्छी तरह से चीविंग की है तो उसको 2 से 3 घंटा लगेगा स्टमक में, स्टमक तक में रहेगा। उसके बाद डाइजेस्शन के और भी मरहले हैं, लेवल्स है, लेकिन स्टमक में रहता है 2 to 3 आवर्स प्रोटीन। मतलब फ्रूट्स हो गया, प्रोटीन की बात की, फ्रूट्स का हो गया 30 मिनट्स to 1 आवर्स जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। प्रोटीन में क्या क्या आते हैं मैंने आपको डिस्क्राइब किया। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं, मतलब स्टमक में तक रहता है वो 2 to 3 आवर्स। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हो गया कि ब्रेड, राइस, एक्सेट्रा जो होते हैं, तो ये सब वो भी अच्छी तरह से आपने चबा के अंदर किया है तो 1 to 2 आवर्स लगता है स्टमक। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 1 से 2 घंटे लगते हैं, और उससे ज्यादा रहते हैं फैट स्टमक में रहते हैं 3 से 4 घंटे। तो 3 से 4 घंटा। अब आपको ये जो सारी चीजें बताई हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जब पेट खाली करना है तो वो अगर आप शहरी में जितना लाइट लेंगे, लेकिन ज्यादा लीजिए, कम मत लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कम खाना खाइए, ज्यादा लीजिए, लेकिन जितना शहरी में आप लाइट लेंगे, आपने अगर शहरी में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले लिया तो फिर आपका स्टमक 1 घंटे में मैक्सिमम खाली हो गया। अब उसको 1 घंटे बाद से इफ्तार के वक्त तक जो आप चाहती हैं कि ऑटोफेजी सिस्टम आपका एक्टिवेट हो, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाए, वो सब होना 1 घंटे बाद से शुरू हो जाएगा। आपने फैट लिया है तो ये काम जल्दी हम जो भी चीजें लेंगे उस हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। आपने फैट भरपूर ले लिया है, चबा के भी नहीं खाया है उसको, तो फिर अगर सिर्फ अच्छी तरह से चबा के ले लिया है तो भी 3-4 घंटे लगेंगे। और अगर आपने अच्छी तरह से उसको अंदर इनहेल नहीं किया है तो वो जो दांतों को काम करना था वो काम आंतों को करना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम होता है, इसमें बहुत वक्त लगेगा। तो फिर ऑटोफेजी सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हो पाया, थकानें आती रहेंगी, गैस की भी परेशानी होती रहेगी। इफ्तार के वक्त तक अगर आपका पेट भरा भरा महसूस होता रहे तो आपका रमजान का मेडिकल बेनिफिट कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आपको सवाब नहीं मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट इससे कुछ नहीं। तो आपको इस तरह कर सकते हैं। ये जो वैरी करता है, जो डाइजेशन आपको वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। अच्छा, जो बीमार हो वो डॉक्टर से कंसल्ट करके हम मतलब खाने पीने को लेकर या रोजे रखने को लेके वो अपने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। कुछ ऐसा होता है कि मतलब बीमार है या ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन्हें मेडिसिन भी खानी होती है। हाँ, तो वो इस वजह से वो मतलब ये इन जनरल बात ये है कि वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले किस तरह कर सकता है। अगर समझदार डॉक्टर कोई है तो वो रूटीन इस तरह बना देगा कि वो फास्टिंग कर भी सकता है और दवा खा सकता है, इस तरह से रूटीन बना सकता है अच्छा डॉक्टर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि पानी, फिर उसके बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स, प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन फैट्स, कितनी देर तक स्टमक में रहता है। इसके बाद ये स्टमक में रहने का मतलब ये नहीं है कि इसका काम पूरा हो गया। स्टमक के बाद भी इंटेस्टाइन में जाता है और भी कई तरह से जगहों से गुजरते हुए उसमें जो उसकी खूबियां हैं, जो उसकी अच्छा जो फायदे की चीजें हैं वो बॉडी लेने लगती है। तो ये जैसा है पानी के लिए तो ये है कि 30 मिनट मैंने बताया कि वो रिमूव होने के पोजीशन में आ जाता है, प्रोसेस खत्म हो जाता है। फ्रूट वेजिटेबल्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है और वो बॉडी में रहता है 24 आवर्स से 48 आवर्स। अच्छा, बॉडी में रहता है, लेकिन स्टमक में तो 1 घंटे में आपका काम तो हो गया। प्रोटीन जो होता है उसको पूरी तरह से रिमूव होने में बॉडी से, मतलब उसके जो पार्टिकल्स यूजफुल है उसको लेते हुए, खून बनते हुए जो उसके चीजें बाहर निकलने तक 1 से 3 दिन तक
जो प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट को भी 24 से 48 घंटे लगता है, और फैट्स को 3 से 5 दिन तक, मिनिमम 3 दिन लगता है और मैक्सिमम 5 दिन फैट्स को पूरी तरह से बॉडी से रिमूव। ये सब चीजें मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि मैंने बताया कि स्टमक में कोई फिल्टर है, स्टमक में इसलिए मैंने बताया कि स्टमक में जितनी देर तक है उसके बाद स्टमक खाने का रिक्विजिशन देना शुरू कर देगा कि हमें खाने की जरूरत है। हम इनहेल नहीं करेंगे, भूख लगेगी, हमें भूख लगनी चाहिए, रमजान में भूख लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए। अगर भूख और प्यास लग रही है तो इसका मतलब है कि हमको हेल्थ का बेनिफिट मिल हो रहा है। तो अब भूख लगनी शुरू हो गई, लेकिन स्टमक को कुछ खाना मिला नहीं, क्योंकि आप मजबूर हैं, अल्लाह का हुक्म है कि आपको रमजान के दरमियान दिन भर में कुछ नहीं खाना है। और जबकि सूरज निकला हुआ है, नहीं भी निकला हुआ है तो भी दिन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जल्दी से सब डाइजेस्ट भी हो जा रहा है और भूख लग रही है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो जो अननेसेसरी सेल्स उन्हें खाना शुरू करेगा। ये करना चाहिए जिससे कि हम बेनिफिट। इससे सर ये भी रहता है कि अगर कोई बीमार है तो वो भी ठीक हो सकता है, बल्कि क्रोनिक डिसीज, मैं कैंसर तक कर रहा हूँ, कैंसर ठीक हो सकता है। ये मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, ये नोबेल प्राइज अवार्ड विनर 2016 के योशिरोनी, जो कि जापान की, उन्होंने दावा किया है कि कैंसर ठीक हो सकता है। कैंसर की दवा उन्होंने मैकेनिज्म खोज लिया, तो लोगों ने पूछा क्या दवा है, तो उन्होंने ये मैकेनिज्म बताया कि आउट ऑफ सिस्टम एक्टिवेट कीजिए, धीरे धीरे आपके जो अननेसेसरी सेल्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, तो कैंसर भी ठीक हो सकता है। और सारी बीमारियां इसी तरह होती है कि अननेसेसरी स्टफ आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है और उससे निकलना बॉडी से जरूरी है। इस रमजान में जितने भी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जैसे कि कैन फ्रूट जूस होते हैं, और जो नई चीजें हैं जो कि डाइजेस्ट होती ही नहीं है, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे कि पिज्जा बर्गर अवॉइड करना चाहिए, पास्ता अवॉइड करना चाहिए, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो सर अब हमें ये बताइए कि हमें रमजान के टाइम पर अपना रूटीन किस तरीके से रखना चाहिए जिससे हमें और फायदे हो सके। ऑप्टिमम बेनिफिट के लिए सहरी से शुरू करते हैं। सहरी मैंने बताया कि अगर हो सके तो आप सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, और जो मौसम का इस वक्त फ्रूट्स है वो लीजिए, 5, 6, 4 जितना जो भी मैसर हो आपको। आप भर पेट तहरी में सिर्फ फ्रूट्स लीजिए। आप तहरी में उठी, 1 घंटे पहले उठी होंगी, 1 घंटे पहले उठी आप 1-2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद फिर आप तहज्जुद नमाज पढ़िए, वित्र पढ़िए, और उसके बाद फिर जब आपने सहरी करना शुरू किया, सहरी आप सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, और फ्रूट्स आप पेट भर के आधे घंटे खाइए, जल्दी नहीं, आधे घंटे खाइए, और घंटे खाइए, 1 घंटे खाइए, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स खाइए। मेरी ये तजवीज है। मैं अगर फ्रूट्स खाएंगे तो मैक्सिमम फायदा होगा। अगर फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो ऐसी चीजें खाइए जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खाइए जो शाम तक आपकी चलती है। तो कुछ लोग होते हैं सर पेट भर भर के खाना खाते हैं, पेट भर के फ्रूट्स खाइए आप। फ्रूट्स तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि पूरा नहीं, उन्हें खाना खाना है, सब्जी है तो पराठा है, तो ये वाला फायदा तो है और देर में लगेगी। पराठा भी जल्दी जल्दी खाया या बिरयानी भी जल्दी जल्दी खाई, वो चबा में नहीं खाया। तो जो यहाँ पर काम करना था दांतों को, हाथों को करना पड़ रहा है, तो 1-2 घंटा तो वही काम करना पड़ेगा उसको फिट करने के लिए, उस फ्रूट को अपने लिए डाइजेस्ट होने के लिए। उसके बाद स्टमक में बहुत देर तक रहेगा वो। तो स्टमक में देर तक रखने के लिए वो बहुत अच्छी उनकी टेक्निक है, लेकिन हेल्दी होने के लिए ये बहुत खराब चीज। हेल्दी होने के लिए आपको भूख बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तकवा का महीना है, आप भूख बर्दाश्त कीजिए। हाँ, इससे हमें हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर इस तरीके का पेट भर के हम खाएंगे। पूरा आप रूटीन में काम कीजिए। कैलुला कर सकते हैं, कैलुला कीजिए। कैलुला जानती हैं आप, जो दोपहर में सोया जाता है, थोड़ी देर आराम किया जाता है, वो अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए। और पूरा आप अपने अपने काम करती रहिए, इससे कि आपको थकान भी हो, आप भूख भी हो और आपको प्यास भी लगे, इससे कि आप बेनिफिट फायदा मिल सके। इसके बाद फिर जब रोजा इफ्तार हो
तो रोजा इफ्तार में बेस्ट तो है सुन्नत हमारी खजूर। खजूर से आपने शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद फिर से मैं ये कहूंगा कि आपको फौरन फुलौरी और पकौड़ी और मतलब तेल वाली चीजों से बहुत दूर है। हाँ ना खा के आप जो अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए चीजें, डायरेक्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसे खाइए। फिर उसके बाद अच्छी तरह से खाइए। फिर आपके बाद मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद, इशा की नमाज पढ़ने के बाद या उसके पहले जब आपको भूख लगती है अच्छी, तो आप अच्छी तरह से बैठ के पूरा खाना खाइए। जो आपको अच्छा लगता है खाइए, गोश्त अच्छा लगता है जो खाइए। कुछ लोग होते हैं जैसे ही मतलब अजान हुई, खजूर खाया, खजूर खाने के बाद फौरन पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पी लीजिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन पानी सिप सिप करके पीजिए। तो कितना भी पी लेंगे आप पानी, नुकसान नहीं। प्यास लगी है, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, तो पानी की जरूरत होती है। लेकिन अगर उसने भरपूर फ्रूट खा लिया है तो पानी की जरूरत पड़ेगी। के टाइम पे मतलब किसी ने बहुत ज्यादा हेल्दी चीजें खा ली या तेल वाली सामान खा ली, तो फिर वो खाने नहीं है ना, वो हेल्दी तो ये है फ्रूट्स वेजिटेबल। नहीं मतलब लोगों की नजर में होता है ना रमजान आ गया है तो हम ये खाएं। हाँ, जो चाहे तो क्या वो खाना स्किप करेंगे? पूरी जो बात है, क्योंकि आप ये देखिए कि 14 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया, 14-15 घंटे 16 घंटे कहीं कहीं पर, तो जब कुछ नहीं खाया है तो फौरन आर्टिफिशियल चीजें चली जाए और आपको फौरन चाय या फौरन ये शरबत या फौरन आपने जो फ्रूट जूस, आर्टिफिशियल फ्रूट जूस ले लिए, तो सीधा वो चीनी जाएगी किडनी में। अब आप सोच लीजिए कि खाली किडनी है, किडनी वर्क नहीं कर रही कितनी देर से, घंटों से, उसके बाद सीधे चली गई चीनी। तो चीनी का ये है कि 1 गिलास दूध में, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच आपने अगर चीनी डाल दी तो उसके कैल्शियम कम हो जाता है। तो आपको इस तरह खाली पेट चीनी वाली, लेकिन सर कुछ लोगों का तो है कि वो चाय से ही रोजा खोलते हैं और उन्हें चाय फौरन चाहिए होती है, क्योंकि इतना ज्यादा उनको नशा रहता है चाय का, सिगरेट फौरन चाहिए होती है। कुछ लोगों को पान फौरन चाहिए होता है। पान का मतलब पान तो चलेगा, बहुत अच्छी चीज है, तंबाकू फौरन चाहिए होता है। अवॉइड करना चाहिए ये सब चीजें। और चाहिए ये कि इफ्तार में हम फ्रूट्स लें और जब खाना कभी खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तली भुनी भी चीजें खा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टार्ट तो कम से कम इससे न करें। आराम से आप खाइए और पानी जितना हो सके आप पीजिए। पानी के लिए ये है कि खाने के आधे घंटे पहले और 1.5 घंटे पहले अवॉइड कीजिए पानी, जिससे कि वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो सके। और उसके बाद आप जब तक जाग रही हैं शाम रात में, क्योंकि रमजान में हुक्म ये भी है कि रात के ज्यादातर मरहले में खड़े रहना चाहिए। खड़े रहना मतलब नमाज पढ़नी चाहिए। तो इबादत हो रही है, आप नमाज पानी पीजिए और सहरी में जैसा मैंने बताया वो। तो ये रूटीन बेस्ट है। इसके अलावा कोई और रूटीन भी चलेगा, लेकिन अवॉइड क्या करना है, आर्टिफिशियल चीजें शुरू में या बिल्कुल आखिर में, सहरी में या इफ्तार में। आर्टिफिशियल चीजें नहीं, जो अल्लाह ने बनाई है डायरेक्ट चीजें, वो चीज नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें से जब इतने बेनिफिट हमें मिल रहे हैं तो हम भी उस चीज को समझें। हाँ, वो तो ये जबान का टेस्ट है, वो डेवलप हो जाता है। आप अगर फ्रूट्स आप खाना शुरू कर देंगे, डेवलप हो जाएगा वो टेस्ट। अगर आपने आर्टिफिशियल जो फ्रूट जूस और फ्रूटी और कोल्ड ड्रिंक, कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं जी इफ्तार के वक्त, तो बिल्कुल पॉइजनस है। बिल्कुल किसी से दुश्मनी करनी हो तो आप इफ्तार की दावत कीजिए और वहां पर कोका कोला चला दीजिए। हाँ, पेट खाली है पूरा, डायरेक्टली आप वो पी रहे हैं तो उम्मीद है कि रमजान में आप इसका फायदा उठाएंगे। नहीं, आपने इतनी अच्छी चीजें बताया है कि लोग 100% इसका फायदा उठाएंगे। तो ये चीजें आपकी थी भी बहुत अच्छी और बहुत ही मतलब आसानी वाली चीजें थी ये जो आपने चीज हम लोगों को बताया। अल्लाह हिदायत दे आप सबको जी इसको फॉलो करने। तो इस प्रोसेस से हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, सर ने हमें बताया है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो प्लीज इस चीज को आप सब लोग फॉलो करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग इसमें नए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी चीज है, तो आप प्लीज हमें कमेंट डाउन करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। रोशन जिंदगी का साथी बनाए हम तुम, स्वस्थ और
शिक्षा का बनाए हमरा